दोस्तों, इस 10 मिनट की वीडियो सीरीज में हम विभिन्न लेन देन में बैंक ग्राहक संबंध यानी बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस इस टॉपिक को समझाएंगे। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ा सकता है। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करके हमें प्रोत्साहित करें और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। चलिए सबसे आम काम से शुरू करते हैं जो हम बैंक में करते हैं, पैसा जमा करना। अब ये तो बहुत सीधा लगता है। मैंने बैंक को अपना पैसा दिया तो मैं लेनदार हुई और बैंक मेरा देनदार। हाँ, और यही पर राम एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। असल में ये रिश्ता ठीक इसका उल्टा है। उल्टा? जी, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपका देनदार यानी डेबिटर बन जाता है और आप यानी ग्राहक लेनदार यानी क्रेडिटर बन जाते हैं। बैंक को दिए तो पैसा तो मेरा ही है, फिर बैंक देनदार और मैं लेनदार कैसे हुई? देखिए, ये कंफ्यूजन बहुत स्वाभाविक है। इसे समझने के लिए हमें करेंसी की ओनरशिप को समझना होगा। ओनरशिप? हाँ, जिस पल आप कैश काउंटर पर पैसे जमा करते हैं ना, उन करेंसी नोटों का मालिकाना हक मतलब ओनरशिप बैंक को ट्रांसफर हो जाता है। क्या मतलब? तो बैंक मेरे उन खास नोटों को संभाल कर नहीं रखता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक अब उन नोटों का मालिक है और उन्हें अपने बिजनेस में मतलब किसी को लोन देने में या कहीं और इन्वेस्ट करने में इस्तेमाल करने के लिए आजाद है। अच्छा। बदले में बैंक के ऊपर आपके प्रति 50,000 रुपए का एक कर्ज, एक डेट आ जाता है। तो बैंक की एक कानूनी जिम्मेदारी है कि जब भी मैं मांगूं वो मुझे 50,000 रुपए चुकाए? बिल्कुल। जरूरी नहीं कि वही वाले नोट हों। इसीलिए बैंक देनदार है और आप लेनदार। वाओ! तो इसका मतलब बैंक एक तरह से मेरे पैसे का कस्टोडियन नहीं बल्कि मेरा कर्जदार है। और इसका लीगल बेसिस क्या है? ये पूरा संबंध इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, अब ये एकदम साफ हो गया। तो डिपॉजिट के ठीक उलट स्थिति पर आते हैं, लोन लेना। यहाँ तो सब कुछ सीधा होना चाहिए। हाँ, लोन के मामले में भूमिकाएं पूरी तरह पलट जाती हैं और ये वही है जो हम आमतौर पर सोचते भी हैं। मतलब? जब बैंक आपको लोन देता है तो बैंक होता है लेनदार यानी क्रेडिटर और आप यानी ग्राहक होते हैं देनदार मतलब डेटर। ये बिल्कुल लॉजिकल है। बैंक ने मुझे फंड्स दिए और अब मेरी कानूनी जिम्मेदारी है कि मैं मूल राशि को तय ब्याज के साथ चुकाऊं। और मजेदार बात यह है कि ये रिश्ता भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ही आता है। मतलब बैंकिंग की ये दोनों सबसे बुनियादी लेन देन एक ही कानून के दो पहलू हैं। बिल्कुल। एक में आप बैंक को उधार देते हैं और दूसरे में बैंक आपको। ठीक है, तो ये तो हुआ पैसे का सीधा लेन देन। लेकिन अब बात करते हैं पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे डिमांड ड्राफ्ट की खरीद। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर कहानी फिर से घूम जाती है। जब आप बैंक से एक ड्राफ्ट खरीदते हैं तो एक बार फिर बैंक देनदार यानी डेटर बन जाता है और मैं यानी ग्राहक लेनदार। जी हाँ, आप लेनदार यानी क्रेडिटर बन जाते हैं। फिर से वही डिपॉजिट वाली बात। लेकिन यहाँ तो मैं एक सर्विस के लिए पैसे दे रही हूँ, किसी को भेजने के लिए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी कॉलेज की फीस भरने के लिए 50,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया। आपने बैंक को पैसे दिए और बदले में बैंक ने आपको वो कागज का टुकड़ा यानी ड्राफ्ट दिया। हाँ। वो ड्राफ्ट असल में बैंक का एक औपचारिक वादा है, एक प्रॉमिस है कि वो उस कॉलेज को 50,000 रुपए देगा। तो जब तक कॉलेज इस ड्राफ्ट को कैश नहीं करा लेता तब तक वो 50,000 रुपए बैंक के ऊपर एक कर्ज की तरह रहते हैं। इसीलिए बैंक देनदार है। अच्छा, और इसका कानूनी आधार? इसकी जड़ें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में हैं और इसे 1953 के ट्रेडर्स बैंक बनाम कल्याण सिंह केस में भी कंफर्म किया गया था। ठीक है। अब एक और आम काम पर आते हैं, चेक कलेक्शन। मैं किसी का दिया हुआ चेक अपने अकाउंट में जमा करती हूँ। यहाँ बैंक मेरा क्या लगता है? इस स्थिति में बैंक एक एजेंट के रूप में काम करता है और आप होती हैं प्रिंसिपल। एजेंट और प्रिंसिपल मतलब बैंक मेरी तरफ से काम करने वाला मेरा एक नुमाइंदा है। बिल्कुल। आप बैंक को निर्देश दे रही हैं कि वो आपकी तरफ से उस दूसरे बैंक से पैसे कलेक्ट करे और आपके खाते में डाले। बैंक यहाँ सिर्फ आपके आदेश का पालन कर रहा है। तो ये क्लासिक एजेंसी का रिश्ता हुआ। हाँ, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत आता है। तो मैं ये मान सकती हूँ कि आजकल जो हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का इतना इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर महीने अपने आप कटने वाली ईएमआई या बिल पेमेंट, वो भी यही रिश्ता होगा? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस असल में एजेंसी का ही एक ऑटोमेटेड रूप है। बैंक एजेंट और मैं प्रिंसिपल। जी। आप यानी प्रिंसिपल बैंक यानी एजेंट को एक बार मैंडेट दे देते हैं कि वो हर महीने आपके लिए खास पेमेंट करता रहे
और बैंक बिना हर बार पूछे आपके एजेंट की तरह उस काम को करता रहता है। एजेंसी का ये सिद्धांत तो फिर बड़े लेन देन पर भी लागू होता होगा, जैसे मेरे कहने पर मेरे लिए शेयर्स खरीदना या बेचना। हाँ बिल्कुल। जब बैंक आपके निर्देशों पर सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक या बॉन्ड खरीदता या बेचता है तो वो एक एजेंट के तौर पर ही काम करता है। तो अगर मेरे कहने पर बैंक कोई शेयर खरीदता है और उसकी कीमत गिर जाती है, तो ये बैंक की गलती नहीं है? नहीं, क्योंकि बैंक ने तो सिर्फ आपके प्रिंसिपल के तौर पर दिए गए आदेश का पालन किया। समझ गई। हाँ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा एक और कानून लागू होता है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। अभी तक हमने पैसे के लेन देन और एजेंसी की बात की, लेकिन बैंक हमारी कीमती चीजों की हिफाजत भी करता है। तो जैसे ही आप बैंक को अपनी कोई चीज सौंपते हैं, रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है जिसकी शुरुआत होती है सेफ कस्टडी से। मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागजात बैंक के पास सेफ कस्टडी में रखवाएं। इस रिश्ते को बेलमेंट कहते हैं। बेलमेंट, ये तो नया शब्द है, इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपने अपनी कार की चाबी किसी होटल के वेले को पार्किंग के लिए दी हो। ठीक है। आप अपनी कार उसे एक खास मकसद से सौंप रहे हैं। इस रिश्ते को बेलमेंट कहते हैं। आप यानी मालिक हुए बेलर और होटल जो उसकी देखभाल कर रहा है हुआ बेली। तो बैंक के सेफ कस्टडी में भी ठीक यही रिश्ता बनता है, ग्राहक बेलर और बैंक बेली। बिल्कुल। और यहाँ ओनरशिप आपके पास ही रहती है। बैंक सिर्फ उस चीज का केयरटेकर है। और इसका कानूनी आधार? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 148 से 171 में साफ साफ बताया गया है। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन फिर ये बैंक लॉकर की सुविधा से अलग कैसे है? ज्यादातर लोग तो इन दोनों को एक ही चीज समझते हैं। होता है। बैंक होता है पट्टादाता यानी लेसर और ग्राहक होता है पट्टेदार यानी लेसी। मकान मालिक और किराएदार, मतलब मैं बैंक से बस एक जगह किराए पर ले रही हूँ। एग्जैक्टली। ठीक यही। आप किराए के बदले बैंक से एक लॉकर यानी एक सुरक्षित जगह किराए पर ले रहे हैं। बैंक को नहीं पता कि आपने उसके अंदर क्या रखा है। अच्छा, तो बैंक ने उन चीजों का कब्जा यानी पोजेशन नहीं लिया है। बिल्कुल। वो सिर्फ जगह का मालिक है, अंदर रखे सामान का नहीं। ये सेफ कस्टडी से बिल्कुल अलग है और इसका कानूनी आधार भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। वाह, ये एक ऐसी बारीक बात है जिस पर शायद ही कोई ध्यान देता हो। अब चलिए सुरक्षा की इस बात को लोन से जोड़ते हैं। जब हम लोन के बदले कोई चीज गिरवी रखते हैं तब क्या होता है? जब आप लोन के बदले कोई चल संपत्ति या मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो उसे प्लेज कहते हैं। प्लेज। इस रिश्ते में आप पाउनर हैं और बैंक पाउनी है। तो ये भी एक तरह का बेलमेंट ही हुआ, क्योंकि मैं अपनी चीज बैंक को सौंप रही हूँ। हाँ, ये बेलमेंट का ही एक खास प्रकार है। आप चल संपत्ति जैसे गहने बैंक को सुरक्षा के तौर पर सौंपते हैं और बैंक उन्हें अपने कब्जे में रखता है जब तक लोन चुक न जाए। जी। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 172 से 176 में परिभाषित है। ठीक है, तो चल संपत्ति के लिए हो गया प्लेज। लेकिन अगर मैं अपनी अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन पर लोन लूं तो? उसे बंधक यानी मॉर्गेज कहते हैं। इसमें आप बंधककर्ता मॉर्गेजर होते हैं और बैंक बंधकग्राही यानी मॉर्गेजी। और इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्लेज के विपरीत संपत्ति का कब्जा आपके पास ही रहता है। आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन बैंक को उस पर एक कानूनी दावा, एक लीगल क्लेम मिल जाता है। एक और शब्द है जो मैंने बहुत सुना है, खासकर गाड़ी या बिजनेस लोन में, हाइपोथेकेशन। ये प्लेज और मॉर्गेज से कैसे अलग है? बिना कब्जे के सुरक्षा। बिना कब्जे के? हाँ, चलिए इसे एक ही उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको बिजनेस लोन चाहिए। ठीक है। अगर आप लोन के बदले अपने सोने के गहने बैंक के कब्जे में दे देते हैं तो ये प्लेज है। अगर आप अपने ऑफिस की बिल्डिंग के कागजात देते हैं लेकिन ऑफिस आप ही इस्तेमाल करते हैं तो ये मॉर्गेज है। और हाइपोथेकेशन? और अगर आप अपनी कंपनी की डिलीवरी वैन पर लोन लेते हैं जिसे रोज काम पर जाना है तो ये हाइपोथेकेशन है। संपत्ति चल है लेकिन कब्जा आपके ही पास है ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। बेहतरीन। तो हाइपोथेकेशन उन चीजों के लिए हैं जो मूवेबल तो हैं लेकिन जिनका कब्जा मालिक के पास रहना जरूरी है। बिल्कुल। और इस रिश्ते को कानूनी तौर पर सरफेसी एक्ट 2002 के तहत और मजबूती दी गई है। हमने अब तक कर्ज, एजेंसी और सुरक्षा से जुड़े रिश्ते समझ लिए हैं, लेकिन एक आखिरी परत बाकी है जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं बल्कि भरोसे पर आधारित है। हाँ, ये हैं फिड्यूशरी संबंध, जहां बैंक एक ट्रस्टी की भूमिका में आ जाता है और आप एक लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी बन जाते हैं। ट्रस्टी, इसका क्या मतलब है? ट्रस्टी वो होता है जिस पर किसी और के हित की रक्षा करने का विश्वासाश्रित कर्तव्य यानी फिड्यूशरी ड्यूटी होती है।
अच्छा। चलिए, उस डिमांड ड्राफ्ट वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। हमने कहा था कि ड्राफ्ट खरीदते समय बैंक देनदार बन जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर ड्राफ्ट बना है, यानी पेई, उसके नजरिए से देखें तो बैंक एक ट्रस्टी है। अच्छा, ये देनदार से ट्रस्टी में कैसे बदल गया? क्योंकि बैंक अब उस पैसे को उस पेई के लिए ट्रस्ट में रख रहा है। बैंक की जिम्मेदारी अब सिर्फ एक कर्ज चुकाने की नहीं है, बल्कि एक ट्रस्टी की तरह उस लाभार्थी के हितों की रक्षा करने की भी है। ये बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और इसका आधार है ट्रस्ट्स एक्ट 1882। और किन स्थितियों में बैंक बिना बताए हमारा ट्रस्टी बन जाता है? एक बहुत अच्छा उदाहरण है बिना निर्देशों के फंड। मान लीजिए किसी ने आपके नाम पर पैसे भेजे, लेकिन अकाउंट नंबर देना भूल गया। अब बैंक उन पैसों को अपने पास यूं ही नहीं रख सकता। तो वो क्या करेगा? वो एक निहित ट्रस्ट यानी इम्प्लाइड ट्रस्ट के तहत उन पैसों का ट्रस्टी बन जाता है, जब तक कि आप सही निर्देश नहीं देते। और आखिरी स्थिति तो लगभग फिल्मी लगती है, गलती से बैंक में कोई सामान छोड़ देना। हाँ, और ये असल जिंदगी में भी होता है। अगर कोई ग्राहक गलती से बैंक के परिसर में अपना बटुआ या कोई जरूरी दस्तावेज छोड़ देता है, तो बैंक उस वस्तु के लिए एक अनैच्छिक ट्रस्टी बन जाता है। अनैच्छिक ट्रस्टी मतलब ना चाहते हुए भी ट्रस्टी बन जाना। बिल्कुल। अब बैंक पर एक कानूनी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उस चीज की उचित देखभाल करे और उसे सही मालिक को लौटाने की कोशिश करे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा और हमारे बैंक का रिश्ता कोई एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक लगातार बदलने वाला कानूनी डांस है। बिल्कुल। एक ही बार बैंक जाने पर आप एक लेनदार, एक प्रिंसिपल, एक बेलर और एक लाभार्थी हो सकते हैं, और आपके हर कदम के साथ बैंक भी देनदार से एजेंट, बेली और ट्रस्टी में बदलता रहता है। और इन भूमिकाओं को समझना सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं है, ये आपके अधिकारों और बैंक की जवाबदेही को तय करता है। जी हाँ, इससे आपको पता चलता है कि किस स्थिति में आप बैंक से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। आज के डिजिटल युग में जहां एआई हमें वित्तीय सलाह दे रहा है और नियो बैंक सिर्फ हमारे फोन में मौजूद हैं, हम उनके साथ कौन से नए रिश्ते बना रहे हैं? क्या ये डिजिटल एंटिटी हमारे एजेंट हैं, हमारे ट्रस्टी हैं, या कुछ और ही हैं जिसे हमारा कानून अभी तक पहचानता भी नहीं? अगली बार जब आप कोई यूपीआई पेमेंट करने के लिए अपना फोन टैप करें, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।